नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहाड़ी जी के वॉइस में। दोस्तों, आज हम इससे पहले हमने दोस्तों जो शब्द रचना है, शब्द रचना का पूरा जो पाठ्यक्रम है वो पूरा करवा दिया है क्विक रिवीजन बेस में। उसमें हमने आपको सब चीज़ें वो बता रखी हैं जो आपको इसमें सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, जिनका पूरा सिलेबस हो चुका है, जिनकी पूरी तैयारी हो चुकी है, उनके लिए भी ये बेहद इम्पोर्टेंट है। और जिनका कुछ नहीं हुआ है उनके लिए दोनों वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहले वीडियो से अपना रिवीजन कर लेंगे, थोड़ा समझ लेंगे, दूसरी वीडियो में अपनी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इसका महत्वपूर्ण पार्ट शुरू कर रहे हैं। अंत में मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए हैं दोस्तों जो परीक्षा में पूरे बने हुए हैं, तो वो आप जरूर देख लें एक बार। और इसमें ज़्यादा ऐसा मत करना कि पूरी वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको जैसे इसका आ जाता है, जैसे सपोज, ठीक है, इसका आ जाता है तो हाँ आपको पता है, लेकिन थोड़ा मैं ये बताऊंगा, इस पे जरूर ध्यान देना, क्योंकि इसमें से मैं बहुत क्वेश्चन बताऊंगा आपको। इस पे ध्यान देना, जो आ जाते हैं, जो जिनकी आपको पूरी समझ है उनको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चले जाना, अपना टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहीं पर भी अगर देखो मैं ये बता रहा हूँ कि उच्छ्वास में उपयुक्त उपसर्ग है, अब आपको पता है कि उप उत है तो इससे ज़्यादा नहीं देखना है। अगर आपको पता है कि किस किस से बना है संधि विच्छेद, ये पता है तो नहीं देखना है, सीधा आगे चले जाना है, जिससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, और अगले प्रश्न पे चले जाना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट उस चीज़ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करना है जहाँ पर आपको लगे कि हाँ ठीक है भाई, यहाँ पर मेरे को प्रॉब्लम है थोड़ा, तो उस चीज़ पर आपको ज़्यादा अपना टाइम देना है। ठीक है दोस्तों, तो अंत तक आप ज़रूर वीडियो में बने रहें, ताकि आप इसमें अपनी प्रैक्टिस कर सकें। आप अपने पास एक कॉपी पेन निकाल लीजिए, जिससे आपको अपनी नंबर का अंदाज़ा हो जाएगा आपकी कितनी नंबर बन रही है। और कमेंट में ज़रूर बताना आपकी कितनी नंबर इससे बनी है। आज मैं इसके आंसर थोड़ा आपको लेट में बताऊंगा, जिससे आपका पूरा पहले का तो बता दिया है, दूसरे का अब मैं आपको पूरा उस हिसाब से, जैसे टेस्ट होता है, पहले आपसे पूछूंगा कि इसका आंसर बताओ, तो उस हिसाब से आपको आंसर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहला प्रश्न है आपका, उच्छ्वास शब्द में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? तो उच्छ्वास में आपका उत उपसर्ग है। सबसे पहले आपको संधि विच्छेद करना आना चाहिए। उच्छ्वास का संधि विच्छेद होता है उत प्लस श्वास होता है। यहाँ व्यंजन संधि के नियम अनुसार यदि तो के बाद श आए तो का च और श का छ हो जाता है, अथवा मूल उपसर्ग उत है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है ये आपको जरूर ध्यान दें, कौन सी संधि है, वो है आपकी व्यंजन संधि। ये जरूर आपको ध्यान रखनी है, किस प्रकार से है ये भी हमने आपको बता दिया है। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, ये बेहद महत्वपूर्ण है, हर वही प्रश्न है जो परीक्षा में बने हुए हैं और जो बनेंगे, 100% चांस है इनके। देखो, ऐसा नहीं बनेगा कि उच्छ्वास शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अगर ऐसे बनेगा कि उत प्लस श्वास किसका संधि विच्छेद है, ऐसा बनेगा, लेकिन यहाँ से बनेगा जरूर, क्योंकि वो हमने आपको बता दिया है क्यों बनेगा। ठीक है, अब दोस्तों इसका आंसर पहले आप दे दो, देख लो पहले प्रश्न को। प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो पहला है प्रति, प्रत्यु और प्रत्युत। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका प्र है तो प्रति उपसर्ग होना चाहिए इसमें, तो इसका जो सही आंसर है प्रति उपसर्ग हो जाएगा। आप भी अपनी नंबर मैच कर लेना एक बार। प्रत्युत्पन्न मति यण संधि के नियम से बना है। यण संधि का एक शॉर्ट ट्रिक होता है, इक ओ यणचित, अर्थात ईक का यण बन जाएगा अगर अच से दूर रहेगा। आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता ही होगा ये शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो इसमें प्रत्युत्तर में क्या होता है, इस प्रकार से प्रति प्लस उत्पन्न प्लस मति होता है। यण संधि इस प्रकार से भी आ जाता है दोस्तों कि इसका संधि विच्छेद करो, तो देखो इसका संधि विच्छेद इस प्रकार से होता है। एक संधि विच्छेद आप याद रखना उज्ज्वल का, उज्ज्वल बहुत बार पूछा जाता है, शब्द सही भी लिखने के लिए और वैसे भी। ठीक है, अब इसके आगे कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? प्रत्युपसर्ग जुड़ा है। अगला प्रश्न देख लीजिए और इसका आप बता दो मेरे को आंसर। निम्नलिखित में से किस शब्द में कृत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? इसका जो सही आंसर है वो आपको कमेंट में बताना है। पहला है मिठास, तैराक, मानवता और चचेरा। अब देखो कृत प्रत्यय क्या होता है मैंने आपको ढंग से बता रखा है। अब कुल मिला के आपको क्या देखना है, क्रिया और धातु। अब क्रिया क्या है भाई इसमें, तो क्रिया बताओ तैराक, तैराक क्रिया आ गया। धातु क्या है, धातु कुछ है ही, तो क्रिया क्या आएगा आपकी, तैराक आएगा। शॉर्ट ट्रिक से बताने का यही फायदा रहता है। आपको कृत प्रत्यय ढूंढते हैं, अब कृत में ढूंढते हैं, अब क्या है, तो कुछ नहीं है, मैंने आपको दो चीज बता रखी, सिर्फ क्रिया और धातु ढूंढनी है, बस हो गया, सीधा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको भी लगा लेना आपने क्या इसका आंसर दिया है। ठीक है, तभी आपका इसमें जो भी होगा वो सही हो पाएगा।
ठीक है। अब कैसे है दोस्तों, अब पावक शब्द की रचना किस संधि के अंतर्गत हुई है और इसमें कौन सा प्रत्यय माना जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ पावक शब्द की किस के अंतर्गत हुआ है। अब इसको पहले आप सही आंसर लिख दो, ठीक है। आपने देख लिया होगा इसके, ठीक है। इसका सही आंसर आप अपने उसमें लिख देना नोटबुक में, यहाँ से चेपना मत, ठीक है। आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। यहाँ से देखोगे आप समझ आओगे मेरे को सब आ गया, लेकिन आपको कुछ नहीं आने वाला जब तक आप आपकी खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है। एक कॉपी पेन निकाल कर उसमें आपको ढंग से लिख देना है कि इसका आंसर ये है, और आपने जो लिखे हैं वो भी लिख देना, जो सही आंसर है वो भी लिख देना, फिर मैच करना आप कितने पानी में वो, ठीक है। तो इस हिसाब से करने में क्या होगा, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो दोस्तों धन अक होता है क्या, पावक का संधि विच्छेद, ठीक है। अब पावक का संधि विच्छेद तो क्या आ गया उसमें, अक प्रत्यय। अब प्रत्यय क्या है, पोधन अक, बोल देना मैंने, पोधन अक। अब देखो किस में है पोधन अक, अब देखो इसमें भी है, इसमें भी पोधन अक है। अब पोधन अक है प्रत्यय और इसमें भी है, ठीक है। पावक तो है नहीं, तो इस इन दोनों में है। अब आप फंस गए कि भाई अक प्रत्यय तो आ चुका है, लेकिन संधि कौन सी होगी। अब देखो पो धन अक, अपोधन अक का क्या हो गया, पा वो अक को। अब हमने आपको बताया था अक प्रत्यय अगर किसी में जो ये होता है मात्रा वाला चिन्ह, तो मात्रा चेंज अगर हो जाता है तो उसमें आपकी क्या होती है, अयादी संधि। ये भी हमने आपको बता रखा था, तो ज्यादा क्या बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। पावक का संधि विच्छेद पोधन अक होता है, अयादी संधि के नियम अनुसार में ओधन ओ का आओ बन जाता है, तो बस तो पोधन पावक इसमें आ जाता है, ठीक है। अगला आपका आने वाला है आपका दुराचार शब्द में कौन मूल शब्द और उपसर्ग का सही पृथकीकरण है। तो इसका जो सही आंसर है दुर प्लस आचार हो जाएगा, ठीक है। जिसमें ज्यादा बताने वाला नहीं है तो मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो लौकिक, देखो किक मत लिख देना, लौकिक क भी नहीं है, अक भी नहीं है, इक प्रत्यय है इसमें, ठीक है। मूल रूप से लौकिक में तद्धित प्रत्यय जोड़कर प्रथम स्वर का ओ का औ बन जाता है। ये भी मैंने आपको पूरा बता रखा है कि ऐसा क्यों हुआ है, आप देख सकते हो वीडियो में। संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगने पर क्या होता है, तद्धित प्रत्यय, ठीक है। कृत प्रत्यय धातु क्रिया में, ये हमने आपको बता रखा है। अनुभागीय शब्द किस प्रकार निर्मित हुआ है, तो अनुभागीय किससे निर्मित हुआ है, तो अनुभागीय आपका किससे हुआ है, अनु 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 से हुआ है। तो अनु मतलब उपसर्ग से हुआ है, और केवल उपसर्ग से तो नहीं है, इसमें प्रत्यय भी है, दोनों से भी भागीय ईय प्रत्यय भी, अनु प्लस भाग्य है ना, तो ईय प्रत्यय भी इसमें है। तो ये दोनों की दोनों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों संस्कृत में कुल कितने प्रमाणिक उपसर्ग स्वीकार किए गए हैं, तो ये भी हमने आपको बता रखा है 22 किए गए हैं, और हिंदी में कितने किए गए हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। सच्चिदानंद दोस्तों बहुत बार आपने देखा होगा, अगर कोई इस चैनल में कोई ऐसा होगा कि मतलब कोई काफी बुजुर्ग आदमी इस पीडीएफ को देखता होगा, कि जो काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको बहुत अनुभव होगा इस चीज का, और उन्होंने क्योंकि उन्होंने बहुत बार पेपर दिया होगा, उन्होंने ये सब प्रश्न देखे होंगे कि पहले किस प्रकार से बनते हैं अब किस प्रकार से बन रहे हैं, उनको सब पता होगा इस बारे में। तो वो ये टेस्ट सीरीज देखते होंगे जैसे, तो वो समझ जाते होंगे कि हाँ ये इसमें सब प्रश्न मतलब वही हैं जो परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, या पहले ऐसे बनते थे अब ऐसे बन रहे हैं। तो मैंने सभी प्रश्न आपको ढंग से इसमें बताए हैं, उनको उनकी प्रैक्टिस रहती है पहले से, उनको पता होगा। अब दुनिया भर का ज़्यादा बर्डन हो गया है, तो जो ज़्यादा प्रैक्टिस वाले होते हैं, जैसे काफ़ी बुजुर्ग आदमी, मतलब बुजुर्ग नहीं कह रहा हूँ मैं, ज़्यादा जिनको टाइम हो जाता है तो उनके पास उतना समय नहीं रहता है, जैसे आज की उनके पास रहता है ज़्यादा समय कि उनका सिर्फ पढ़ाई करना है, और जिम्मेदारी आने के बाद तो फिर पढ़ाई एक ही चीज होगा, या तो जिम्मेदारी होती है पढ़ाई होती है, ठीक है। तो वैसा ही उनका सिस्टम होगा, उनको सब पता होगा कि इस प्रकार के ये सही प्रश्न बताए गए हैं। तो सच्चिदानंद का जो सही संधि विच्छेद होता है वो होता है आपका सत प्लस चित प्लस आनंद, ठीक है। अगला प्रश्न आ जाएगा आपका कि निम्नलिखित में से इंदिवर का पर्यायवाची है, तो ये कमल का है, ये मैंने आपको पहले इसी में बता दिया था, और ये भी आपको याद रखना है, ये भी मैंने आपको ऊपर बता दिया था। वैश्वानर एवं भूतासु जी किसका है, अग्नि का है, ये भी मैंने आपको ऊपर बताया था, तो आपको देख लेना है। इसका आपका सही आंसर बता दो, कालिंदी और अर्कजा किसके पर्यायवाची हैं, तो ये हैं आपकी यमुना के, तो ये भी आपको देख लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो आपको मैंने ये बताया था कि इसमें कौन, देखो अर्क है, ठीक है,
मारतंड भी है, ठीक है, सविता भी है। ये यही मैंने आपके लिए लिखने के लिए कहा था, इनको अलग से लिख लेना एक बार। लेकिन सुधाकर नहीं है, सुधाकर आपका चंद्रमा का है, ये भी मैंने वहां पर एग्जाम्पल दिया था आपको, ठीक है। अगला है मध्वा और पुरंदर, ये तो इंद्र के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है षष्ठ पद एवं चंचरीक किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो दोस्तों षष्ठ पद है जो भोरा और भ्रमर का होता है, 6 पैर होने के, ठीक है, पद मतलब होता है पैर, षष्ठ मतलब होता है 6, एवं जो चंचरी होता है, चंचरी अन्य पर्यायवाची इसके जैसे जुरेफ, अली भी होता है, अली मतलब भी भौरा होता है, ठीक है। 6 पैरों होने के कारण इसको भ्रमर को क्या कहा जाता है? षष्ठ पद कहा जाता है। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बन रखा है ये। एक प्रश्न आ रहा था मेरे ध्यान, अभी तो नहीं आ रहा है, तो एक प्रश्न था कि इसी से एक प्रश्न आया था यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में कि पता नहीं मधुमक्खी की, हाँ, मुआरी किसे कहा जाता है, ठीक है। तो मुआरी किसे कहा जाता है ये आपको कमेंट में बताना है, किसे कहा जाता है, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। जैसे हंदुआनन और तिरपता हो गए, किस नदी के पर्यायवाची हैं? तो दोस्तों ये भी हमने आपको बता रखा है, गंगा नदी के, और इसके भागीरथी भी हो गया, मंदाकिनी भी हो गया, और काफी हैं। अत्रि और नग निम्न में से किसके पर्यायवाची हैं? तो ये आपका गंगा हो गया, ये अत्रि और नग किसके पर्यायवाची हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखो नग का मतलब होता है आपका, और अद्रि का मतलब होता है आपका पर्वत, ठीक है। इसका जो सही आंसर है पर्वत हो जाए। सौदामिनी और क्षणभद्रा, इसका आंसर देख लो आप। दोस्तों मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि जो मतलब नॉर्मली है आपका टाइम वेस्ट करके उसमें कोई फायदा नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, देखो मैंने जैसे ऐसे बता दिया, आपको सीधे वीडियो पॉज करके इसका आंसर अपने उसमें लिख देना है, अब फिर उसके बाद आपको सही आंसर देख लेना है। जैसे सौदामिनी और क्षण प्रभा क्या है? बिजली के पर्यायवाची तो हो गया, तो यहाँ पर आपको दोनों के दोनों क्लियर हो जाएंगे, जिससे आपका क्या हो जाएगा, पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अब देखो आपका मृगांग है, शब्द का सही पर्यायवाची क्या है? तो मृगांग का सही पर्यायवाची क्या है आप देख लेना, फिर आप अपने उसमें नोट कर देना। इसका जो सही आंसर है वो है आपका चंद्रमा, ठीक है। तो मृग मतलब होता है हिरण, और अंक मतलब होता है चिन्ह धारण करने वाला, अर्थात चंद्रमा को मृगांग भी कहा जाता है। ध्यान दें, मृगेंद्र मतलब होता है सिंह, तो मृगेंद्र आएगा तो तब चंद्रमा मत लिखना ना, मृगेंद्र है आपका सिंह का पर्यायवाची। अगला है ऋजुका। ऋजुका विलोम शब्द क्या है? तो ऋजुका दोस्तों जो सही विलोम शब्द है वो है आपका वक्र, ठीक है। तो ऋजुका जो सही विलोम शब्द है वो क्या है आपका? वक्र होने वाला है, ठीक है। अगला देख लो आप, अगला प्रश्न है उत्कर्ष। उत्कर्ष का दोस्तों ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, उत्कर्ष का विलोम, ठीक है। सीधा वीडियो यहाँ पे पॉज कर देना, उसके बाद देख लेना। उत्कर्ष का आंसर आपको खुद देना है, तो उत्कर्ष का है आपका अपकर्ष, ठीक है। उत्कर्ष का अर्थ उन्नति होता है, उन्नति और खिंचाव, इसका विलोम अपकर्ष या अवनति होता है। अगला जो आ जाएगा आपका अतिवृष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो अतिवृष्टि का होता है आपका अति का मतलब होता है अधिक, वृष्टि मतलब होता है आपका वर्षा होना, और अतिवृष्टि का कम क्या होता है? अनावृष्टि। अनावृष्टि का मतलब होता है कि बिल्कुल भी क्या है, वर्षा नहीं होना, अर्थात सूखा पड़ जाना, ठीक है। ये भी आपको ध्यान है। अस्थावर का तो अब बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कि कोई भी ऐसी वीडियो नहीं है कि जहां पर मैंने ये नहीं बताया होगा आपको, ठीक है। जगम है, अस्थावर का मतलब होता है एक जगह स्थिर रहने वाले, ये भी आपको जरूर ध्यान देना। और जगम का मतलब होता है जो चलते फिरते रहना क्या लगभग, ठीक है। उन्मिलन शब्द का उन्मिलन शब्द देखो, उन्मिलन का ज्यादातर आंसर पता क्या करेंगे? उन्मिलन का अवमूलन ही करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने यहाँ से प्रैक्टिस की होगी तो आप निमिलन, या आपको आपने खुद पढ़ा होगा या आपने तैयारी की होगी तो तब लिखेंगे, ठीक है। तो इसका क्या होता है? निमिलन। उन्मिलन का अर्थ होता है आंखों का खुलना या विकसित होना, और निमिलन का अर्थ होता है आंखों का बंद होना या बंद, मतलब बंद होना या पूरा ही बंद हो जाना, फिर ठीक है। उन्मिलन का विलोम रोपण होता है, ठीक है। और जो उन्मूलन होता है ना, उन्मूलन जैसे ये है, तो उन्मूलन का विलोम होता है आपका रोपण, ये भी आपको ध्यान देना है। उन्मूलन का आप अवमूलक भी लिख सकते हो, लेकिन उन्मूलक, तभी मैं ये बता रहा हूँ कि उन्मूलक का आपको लिखना है क्या? रोपण, इसका विलोम होता है रोपण, यहाँ पर अवमूलक मत लिख देना। और उन्मिलन का जो होता है वो होता है आपका निमिलन, ठीक है। अगला है आहूत शब्द का सही विलोम, आहूत का आपका अनाहुत हो जाएगा, तो इसमें आपको ज्यादा नहीं देखना है। उसके बाद अगला है आपका सूक्ष्म। सूक्ष्म का छोटा होता है, स्थूल का बड़ा होता है, स्थूल लिख देना इसका,
बड़ा का क्या होगा, छोटा होगा, विशाल का लघु होगा। ठीक है, इस प्रकार से देखना। बारीक है जैसे, तो बारीक का विलोम क्या होगा, ये आपको कमेंट में बता देना है। ठीक है, अब आता है तिमिर। तिमिर का मतलब होता है आपका अंधकार। शब्द का विलोम क्या है? अब तिमिर का क्या होता है, देखो, प्रकाश का होता है आपका प्रकाश अलग है। तिमिर का अंधकार, आलोक का प्रकाश, इस प्रकार से होता है। तो जैसे आलोक होगा तो अंधकार का प्रकाश। ठीक है, आलोक। ठीक है, और तिमिर एक तत्सम है, तो तत्सम का क्या होता है, हमेशा तत्सम होता है। तो इसीलिए आपको ये चीज भी मिलानी है, तब जाके आपको इसका आंसर देना था। संकीर्ण शब्द का विलोम क्या है? अब संकीर्ण का मतलब क्या होता है वो आपको देखना है। संकीर्ण का मतलब होता है बिल्कुल सीमित। और जो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका विलोम, वो हो जाएगा आपका विस्तीर्ण। विस्तीर्ण का मतलब होता है बहुत ज्यादा व्यापक या फैला हुआ। ठीक है, और अब अंतिम प्रश्न देख लिया होगा आपने, बैटरी भी लो हो चुकी है, लाइट है नहीं। शोषक शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द क्या है? शोषक का पोषक हो गए। ठीक है, इसी के हिसाब से हमने आपको इसका पूरा प्रश्न करा दिए हैं। एक बार कमेंट में जरूर बताना आपकी कितनी नंबर बनी है, और आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपके आगामी परीक्षा के लिए। अब तो मुश्किल से 20 दिन भी नहीं बचे हुए हैं, तो अपनी तैयारी में जुटे रहें, मेहनत करते रहिए। एक दिन सफलता बिल्कुल निश्चित है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।